जय हिंद। हम इस वीडियो में पिछले साल का विज्ञान का पेपर सॉल्व करेंगे 2023 का। ठीक, इस पेपर का कोड है 824EL। देखिए, हर पेपर का कोड जिसका अलग अलग कोड होता है उसमें सारे अलग अलग क्वेश्चन दिए होते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे कोड दूसरा होता तो उस पेपर में अलग क्वेश्चन होते, मतलब कि अलग अलग कोड में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। तो एक ही साल के कई पेपर बनाए जाते हैं, ज़्यादा पेपर बनाए जाते हैं। ठीक, तो कई पेपर मैच करेंगे, कई पेपर इससे नहीं मैच करेंगे। तो इससे बस यही मैच करेगा, 824EL कोड का पेपर जो है मैच करेगा। तो देखिए, इस पेपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की भी संभावना है। ठीक, तो चलिए इस पेपर में देखते हैं कि बहुविकल्पी क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी करेंगे। देखिए, हम इस पेपर में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन है उसको करेंगे। ठीक, अब हम पढ़ाते तो हैं बायोलॉजी, लेकिन तीनों को कराएंगे, कैसे कि पूरा पेपर हमको सॉल्व कराना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बहुविकल्पी दिया हुआ है। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। तो देखिए, आप जानते होंगे प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या क्या होता है कि कोई अगर प्रकाश आता है और दर्पण से टकराता है तो वह पुनः अपने रास्ते वापस लौट जाता है जिस माध्यम से आया था। हवा से आया था, हवा में से प्रकाश आया था ना, और दर्पण से टकराया, फिर हवा में लौट गया, तो ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो ये पहला नियम। दूसरा नियम, जितने एंगल पे आता है उतने ही एंगल पे लौट जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक, तो देखिए, दर्पण क्या होता है, शीशा जिसमें मुंह देखते हैं वो सब, मतलब कई टाइप के दर्पण होते हैं। जैसे कार के साइड जो लगा होता है उत्तल दर्पण होता है, तो एक अवतल दर्पण होता है जिसमें मतलब कई काम किया जाता है। जैसे अवतल दर्पण कई जगह यूज होता है। ठीक, अवतल दर्पण प्रकाश को कंसंट्रेट करने में यूज होता है, सोलर कुकर में यूज होता है। तो ये सब हो गए। ठीक, तो ये दर्पण जो होते हैं, जब भी प्रकाश आता है, जब भी सूर्य का रोशनी इस पे पड़ेगा, कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल हो, उत्तल हो, समतल हो, वो तुरंत वापस प्रकाश को भेज देगा। जैसे आप एगो देखते होंगे, बचपन में चमकाते होंगे शीशा, ऐसे जब मौका उसका से प्रकाश आता था तो ऐसे चमकाते थे, तो वो क्या था, प्रकाश को तुरंत वापस कर दे रहा था। ठीक, तो ये प्रकाश का परावर्तन का नियम है। अब एंगल में क्या है, अब एंगल में है कि अगर प्रकाश यहाँ पे देखिए, मान लीजिए दर्पण है। ठीक, क्या है, दर्पण है। अब मान लीजिए कि यहाँ से हम इसमें 90 डिग्री लेते हुए एक रेखा खींच दिए, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। कहे से कि देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है इस दर्पण पे, तो हम एक कल्पना करके खींचते हैं, ऐसा होता नहीं। शीशा के आगे देखें का ऐसे रेखा होता है, ऐसे नहीं ना होता है, हम कल्पना करके बना रहे हैं। देखिए, इसको नापने के लिए बस। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कोई सूर्य का प्रकाश आया, किसी कहीं से आ रहा है, तो यहाँ से अगर दर्पण से टकराया तो वह उसी एंगल से वापस जाएगा जिस एंगल से आया था। मान लीजिए ये हवा में से आया था, हवा में ही चला गया, ये तो पहला था। अब इस किस एंगल से आया था, मान लीजिए कि इस अभिलंब से कितना डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बनाते हुए आया। कितने डिग्री का, मान लीजिए 45 डिग्री का, 30 डिग्री का भी मान सकते हैं। तो उतने ही डिग्री का अभिलंब से कोण बनाते हुए वापस जाएगा, मतलब कि यहाँ पे भी 45 डिग्री ही बनेगा। ठीक, तो ये होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। देखिए, आप देखे होंगे, अगर ऐसे शीशा लेके इस पे टर्चो मारे ऐसे, और जैसे जैसे ऐसे तिरछा करते जाएंगे टर्च ना, जो रिफ्लेक्ट होने वाला किरण है वो भी नीचे चलता जाएगा, ऐसे होता जाएगा। ठीक, मुड़ता जाएगा। तो ये होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। और ये जो होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम सभी दर्पणों के लिए सत्य होता है। कोई भी आप दर्पण ले ले, टेढ़ में कैसा हो, मान लीजिए आपसे कह दे कि ऐसा दर्पण ले ले तो प्रकाश का परावर्तन का नियम काम करेगा, कहिएगा हाँ काम करेगा, क्या नहीं करेगा। तो देखिए, ये कैसा भी दर्पण लेंगे तो प्रकाश के परावर्तन का नियम काम करता है। ठीक, तो ये सभी दर्पणों के लिए कार्य करता है। दिया है केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए। तो इनमें सभी के लिए, कैसे कि सभी दर्पणों में ये प्रकाश के परावर्तन का नियम काम करता है। अब किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। देखिए, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, बड़ा का मतलब जानते हैं ना, बड़ा। जैसे मान लीजिए कि ये है मार्कर, ठीक, इसका कोनो शीशा में इमेज बन रहा है, फोटो बन रहा है इतना बड़ा, तो ये क्या है, आवर्धित प्रतिबिंब है। क्या है, आवर्धित प्रतिबिंब। कहे से कि जितना बड़ा है ना उससे
बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब, फोटोआ उसका बड़ा बन रहा है, तो यह आवर्धित है। ठीक, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक मतलब जिसको हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते उसको काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। ठीक, तो अब काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। देखिए ये दो ही चीजों के द्वारा बनता है ऐसा प्रतिबिंब, उत्तल लेंस द्वारा और अवतल दर्पण द्वारा। कैसे? देखिए उत्तल लेंस जो होता है ना ऐसे कुछ टाइप का दिखता है। लेंस क्या होता है? जो चश्मों में शीशा लगा होता है ना उसको लेंस बोलते हैं। अब कोई शीशा ऐसा हुआ कि आर पार दिख रहा है वो लेंस है, कोई ही शीशा जिसमें आर पार दिखता है वो क्या है? लेंस है। ठीक, तो लेंस दो टाइप के मेनली होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। कैसा कैसा? एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो देखिए ये है उत्तल लेंस जो उठा हुआ है उत्तल और जो धंसा हुआ है अवतल। देखिए इसको इंग्लिश में याद रखेंगे तो याद होगा। देखिए कॉनकेव यानी गुफा बना हुआ है, गुफा बना हुआ है तो क्या है? अवतल लेंस है, सॉरी अवतल लेंस है, कॉनकेव लेंस है। ठीक, अभी कन्वेक्स लेंस यानी फेंका हुआ है बीचों में तो क्या है? कन्वेक्स लेंस है। अब इसके बीच वाले बिंदु को क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो बीच का बिंदु है ये भी प्रकाशिक केंद्र है। ठीक, अब इसको प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। तो हमको अवतल लेंस से तो कोई मतलब नहीं है, उत्तल लेंस से। तो उत्तल लेंस में क्या होता है? आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कब बनता है? अब मान लीजिए जहाँ इसका फोकस है, प्रथम फोकस, यहाँ इसका द्वितीय फोकस है F1 और F2। ठीक, F2 द्वितीय फोकस है। अब यहाँ पे अगर कोई वस्तु हम रख दें तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है? इसका जब प्रतिबिंब बनेगा ये काल्पनिक बनेगा और आवर्धित यानी बड़ा बनेगा। अब मान लीजिए ये गया सीधा एक फोकस पे, सॉरी देखिए यहाँ से जाएगा, यहाँ पे एक कहाँ गया? एक ऐसे जाता है सीधा और यहाँ से मुड़ जाता है प्रकाश। लेंस क्या करता है? प्रकाश को मोड़ देता है, तो ऐसे जाएगा, ये फोकस से गुजर जाएगा। अब इससे एक और प्रकाश निकला, वो कहाँ से जाएगा? कर्वेचर से जाएगा। कहाँ से जाएगा? कर्वेचर, सॉरी प्रकाशिक केंद्र से जाएगा। ये जो बीच का बिंदु है इससे जाएगा। अब इसको देखिए ऐसा लग रहा है कि कहीं दूर दूर तक नहीं मिलेगा, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है। लेकिन अगर इसको पीछे हम खींच के कल्पना करके मिलाएं तो हमको दिख रहा है कि हाँ यहाँ आके मिल जा रहा है। तो जहाँ मिलता है वहाँ से अगर मुख्य अक्ष पे लंब डाल दे तो वही प्रतिबिंब होता है। तो ये प्रतिबिंब बन गया। देखिए हम वस्तु कहाँ कितना छोटा रखे थे, हेतु चुकी वस्तु रखे थे, इसका फोटो हुआ इतना बड़ा बन गया। अरे हम कल्पना करके बनाए हैं, कल्पना करके मिलाया है इस रेखा को, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। ठीक, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है और बड़ा बन रहा है। तो आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए अवतल दर्पण में कैसे बनता है? अवतल दर्पण जो कटोरा टाइप का इसे दर्पण होता है और इधर पेंट किया हुआ रहता है, इधर से आप अपना चेहरा देख सकते हैं, तो उसको अवतल दर्पण बोलते हैं। अब इसमें मान लीजिए ये क्या है? ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पे है फोकस, यहाँ पे है कर्वेचर सेंटर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फोकस है, ठीक, और यहाँ पे कर्वेचर सेंटर। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे भी फोकस के बाद ही रखें वस्तु को तभी हमको आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है। कैसे? देखिए समांतर अगर प्रकाश जाए तो ये सीधा जाके फोकस से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? फोकस से। अब देखिए यहाँ से अगर हम कर्वेचर सेंटर से ऐसा प्रकाश लेते हैं कि कर्वेचर सेंटर से जाए तो ऐसा लिए तो ये कर्वेचर सेंटर से गया। अब देखिए ये क्या होगा? यहाँ से ये लग रहा है कि दूर चलते जा रहा है, दूर चलते जा रहा है। अब इधर मिलाएंगे तब हमको मिलेगा क्या? मतलब प्रतिबिंब मिलेगा। लेकिन इधर या एक्चुअल में मिल नहीं रहा है, हम मिला रहे हैं, कल्पना करके मिला रहे हैं। इधर जा रहा है प्रकाश, मिल नहीं रहा है, तो इधर प्रतिबिंब बनवे नहीं करेगा। जब तक दो प्रकाश मिलता नहीं है तब तक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो हम कल्पना करके मिला रहे हैं, कल्पना करके मिला रहे हैं, तो यहाँ पे मिलके वस्तु का प्रतिबिंब बना दे रहा है। तो देखिए हेतु चूंकि रखे थे इतना बड़ा बन गया, दर्पण के अंदर बना है, कल्पना करके बनाए हैं, तो ये क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब है, बड़ा है, आवर्धित प्रतिबिंब है। तो किस किस में बना है बाबू? उत्तल लेंस में और अवतल दर्पण में। किसमें? उत्तल लेंस में और अवतल दर्पण में। तो देखिए उत्तल लेंस द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा बस छोटी छोटी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो ए और सी उत्तल लेंस द्वारा और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है आवर्धित बनता है और काल्पनिक बनता है। अब अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या कहलाता है? अत्यधिक उच्च प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? देखिए जो विरोध करेगा, विरोध करने का गुण ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। अब मान लीजिए कोई आपको दिख गया तो दौड़ते दौड़ते जाएंगे मिलने। अब मान लीजिए कि आप हवा में दौड़ रहे हैं तो दौड़ लेंगे, बहुत तेज दौड़ेंगे। अब पानी में कोई दिख गया, उसको बचाना है तो जाएंगे तो बहुत धीरा तैरेंगे, बहुत धीरा दौड़ेंगे। काहे से कि पानिया आपके दौड़ने का विरोध कर रहा होता है, आपको दौड़ने ही नहीं देता है, धीरे धीरे दौड़ेंगे। तो विरोध करने का गुण क्या है? प्रतिरोध है। क्या है? इसी को बोलते हैं प्रतिरोध। मतलब आपको चलने नहीं दे रहा है तो क्या है? प्रतिरोध है।
है, समझ में आया। वैसे ही जो चीज विद्युत धारा को प्रवाहित होने में विरोध करता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध। तो देखिए मान लीजिए धारा बह रहा है, विद्युत धारा करंट बह रहा है, तो इस करंट का जो विरोध कहेगा नहीं चलो इधर, तो जो विरोध कर रहा है ना उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध। समझ में आया, जो इसको चलने नहीं दे रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। तो विद्युत रोधी जो पदार्थ होते हैं वो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ होते हैं। अब कैसे कहेंगे, कैसे, तो देखिए बाबू कह रहा है विद्युत रोधी मतलब जो अपने अंदर से विद्युत को जाने ही ना दे, तो वो क्या है, विद्युत रोधी। तो विरोध कर रहा है तभी तो नहीं जाने दे रहा है, विरोध नहीं करता तो अपने आप विद्युत चला जाता। तो विरोध कर रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा विरोध करने वाला यही है, कैसे कि अपने अंदर से जाने ही नहीं दे रहा है, तो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या है, विद्युत रोधी है। ठीक, अब अति चालक जो होता है अपने अंदर से आसानी से, बहुत आसानी से विद्युत धारा को जाने देता है। चालक जो होता है आसानी से अपने अंदर से जाने देता है विद्युत धारा को। अर्ध चालक जो होता है कभी विद्युत धारा को जाने देता है, कभी नहीं जाने देता है, कभी जाने देता है, कभी नहीं जाने देता है। ठीक, तो ये क्या है, अर्धचालक भी कम प्रतिरोध वाला है, लेकिन विद्युत रोधी जो है इनमें से सबसे अधिक प्रतिरोध वाला पदार्थ है। समझ में आया। अब देखिए विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति क्या होता है, मतलब कार्य करने की दर को, विद्युत द्वारा कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति। अब कार्य करने की दर W क्या होता है, T, यही होता है शक्ति। ठीक, अब ये होता है W/T, यानी W क्या है, ये कार्य है, इसका मात्रक जूल होता है। ठीक, और जूल बटा इसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो जूल बटा सेकेंड जो होता है किसका मात्रक होता है, शक्ति का, इसी को शक्ति बोलते हैं। और शक्ति का मात्रक हमको क्या निकल के आया, जूल प्रति सेकेंड। लेकिन इसमें देखिएगा तो कहीं जूल दिया है क्या, हाँ दिया है यहाँ पे जूल, लेकिन सेकेंडवा को गायब कर दिया है, तो ये नहीं है इसका मात्रक। वोल्ट, वोल्ट क्या होता है, ये विभवांतर का मात्रक होता है, तो ये भी गलत है। ठीक, अब देखिए जहाँ दिया है ये आवेश का मात्रक होता है। वाट जो होता है ना, वाट ही होता है शक्ति का मात्रक। तो आप कहेंगे वाट कहाँ से, ये तो जूल प्रति सेकेंड है। तो देखिए बाबू जूल प्रति सेकेंड को ही हम सीधा एक वर्ड में लिखते हैं वाट, एक वैज्ञानिक के नाम पे। ठीक, तो वाट जो होता है यही होता है विद्युत शक्ति का मात्रक। एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देखने में असमर्थ है, उसकी आंखों में दोष है। बाबू दूर की वस्तुओं को देखने में असमर्थ है। देखिए दृष्टि दोष जो होता है 3 टाइप का मेनली होता है। कितने टाइप का, 3 टाइप का मेनली होता है। देखिए पहला क्या होता है, एक नजदीकवा नहीं दिखेगा, एक दूर नहीं दिखेगा। मतलब कि आप यहाँ पे अगर मार्कर रख दिए ना तो हमको नहीं दिखेगा, अगर दूर रख दिए तो दिखेगा। तो ये क्या है, ये दूर दृष्टि दोष है। देखिए जब नजदीक का नहीं दिखता है तो दूर दृष्टि दोष, उल्टा है, जब नजदीक का नहीं दिखता है दूर दृष्टि दोष, जब दूर का नहीं दिखता है तो नजदीक दृष्टि दोष यानी निकट दृष्टि दोष। समझ में आया। तो देखिए जब नजदीक का नहीं दिखेगा दूर दृष्टि दोष, उल्टा एकदम सीधा उल्टा है। जब नजदीक का नहीं दिखेगा दूर दृष्टि दोष, जब दूर का नहीं दिखेगा निकट दृष्टि दोष। ठीक, अब तीसरा टाइप का कौन है, जब दोनों जगह का नहीं दिखता है, ना दूर का दिखेगा ना नजदीक का दिखेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष। ये बूढ़े लोग को ज्यादा होता है जरा दृष्टि दोष। तो देखिए जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें नजदीक और दूर का दोनों नहीं दिखता। निकट दृष्टि दोष जिसमें दूर का तो दिखेगा नजदीकवा का नहीं दिखेगा। ठीक, जो दूर दृष्टि दोष होता है वो क्या होता है, नजदीक का दिखेगा दूर का नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर का दिखता है और निकट का नहीं दिखता है, मतलब नजदीक का नहीं दिखता है। एकदम उल्टा है, एकदम उल्टा कर दीजिएगा आ जाएगा। ठीक, तो देखिए एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देखने में असमर्थ है, उसकी आंखों में दोष है। तो दूर की वस्तुओं को देखने में असमर्थ है मतलब कौन सा है, निकट वाला है, तभी ना उल्टा होगा। दूर को देखने में असमर्थ है यानी निकट दृष्टि दोष है। ठीक, तो निकट दृष्टि दोष। अब किसी केतली में प्रवाहित होने वाली धारा 3 गुनी कर देने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी। केतली क्या होता है, इसको आप एक हीटर मान सकते हैं, पानी उनी गर्म करने वाला होता है। ठीक, तो ये केतली में प्रवाहित होने वाली धारा 3 गुनी कर दे तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो देखिए H प्रोपोर्शनल टू सीधा होता है आई स्क्वायर, आप पढ़े होंगे H प्रोपोर्शनल टू सीधा होता है आई स्क्वायर। अब ये क्या होता है, H जो होता है हीट है और I जो होता है विद्युत धारा है। ठीक, तो जो विद्युत धारा जब बढ़ाते हैं तो उसके स्क्वायर में हीट बढ़ता है, यही बता रहा है, प्रोपोर्शनल संबंध को दिखाता है। प्रोपोर्शनल जो होता है संबंध को दिखाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, हीट 1 केल्विन है, जब हम विद्युत धारा कितना रखे हैं, 1 एम्पियर रखे हैं, तो 1 केल्विन है। कैसे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। ठीक, अब देखिए
जब 2 एम्पियर विद्युत धारा करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 4। तो केल्विन में हीट कितना आ गया, 4 केल्विन आ गया। तो देखिए स्क्वायर में बढ़ रहा है, तो बोल रहा है कि किसी केतली में प्रवाहित होने वाली धारा 3 गुनी कर देने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो बाबू कैसे बढ़ रहा है, स्क्वायर में बढ़ रहा है, 3 गुना किए हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 यानी 9 गुना हो जाएगा। ठीक, 9 केल्विन यानी 9 गुना हो जाएगा, तो 9 गुना हो गया। ठीक, तो ये उत्पन्न जो ऊष्मा होगी 9 गुना होगी, बस स्क्वायर करके लिख देना है इसमें। ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, एक अवतल दर्पण पर किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की स्थिति होगी। देखिए अवतल दर्पण जो होता है ना, एक ही स्थिति में सबसे छोटा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा बनाता है। कौन सा स्थिति है, जब वस्तु अनंत पे स्थित हो। मान लीजिए क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक, अवतल दर्पण है, ये है मुख्य अक्ष। ठीक, ये है फोकस, ये है कर्वेचर सेंटर। ठीक, ये है अनंत, यहाँ पे होता है अनंत। ठीक, यहाँ पे होता है अनंत, ये होता है अनंत और कर्वेचर सेंटर के बीच। ठीक, अब देखिए जब वस्तु अनंत पे स्थित हो तो वस्तु का सबसे छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, सबसे छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। देखिए जब कोई दूर वस्तु हमको रखा रहता है ना, टेढ़ों मेढ़े रखा रहेगा, सीधा दिखाई देगा। उस काहे ऐसा होता है, कैसे कि उससे प्रकाश जो होता है सीधा आता है समांतर में। तो जब समांतर में प्रकाश आता है तो वो जो बनाता है प्रतिबिंब, मान लीजिए इतना बड़ा कोई वस्तु है। ठीक, इतना बड़ा कोई वस्तु है, अब यहाँ पे वस्तु रखे हैं, यहाँ से एक प्रकाश का किरण इससे निकला और रिफ्लेक्ट होके कहाँ आया, फोकस पे। जब रिफ्लेक्ट होता है समांतर जो होता है मुख्य अक्ष के, सीधा रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आएगा, फोकस के। मतलब इसके जो समांतर रेखा में जाएगा प्रकाश, वो सीधा अगर टकराएगा दर्पण से तो फोकस से ही जाएगा, यहाँ से अगर टकराया तो फोकस से जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस बिंदु पे प्रतिबिंब बन रहा है, सबसे छोटा बन रहा है। वस्तु कितना बड़ा था, इतना बड़ा, इसका प्रतिबिंब हुआ कितना बड़ा, इसका फोटो हुआ कितना बड़ा बन रहा है, इतना छोटा। तो ये क्या है, बहुत छोटा प्रतिबिंब है, उल्टा है, वास्तविक है। तो ये सारा जो है यही दिया है कि एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब, वास्तविक, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसे कि दर्पण के बाहर यहाँ पे अगर पेज लगा देंगे तो हमको प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा। अत्यधिक छोटा, सबसे छोटा प्रतिबिंब यही बनता है। ठीक, वस्तु की स्थिति क्या होगी, तो वस्तु की स्थिति कहाँ है बाबू, वस्तु कहाँ पे, वस्तु जो है ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे है, इनफाइनाइट यानी अनंत पे है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत पर। ठीक, तो ये होता है फिजिक्स का क्वेश्चन खत्म। अब चलिए केमिस्ट्री क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है। केमिस्ट्री में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है सी को वायु में जलाने पर CO2 गैस का उदाहरण, CO2 गैस का बनना उदाहरण है। मतलब कि कार्बन को जब वायु में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, या किस अभिक्रिया का उदाहरण है, यही पूछ रहा है। तो देखिए C+O2, इस अभिक्रिया को हम लिखते कैसे हैं, लिखते हैं C+O2 इजिकल टू क्या बनता है, CO2। ठीक, तो देखिए ये क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, C के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जब आप किसी के साथ मिलते हैं तो क्या करते हैं, संयोजन करते हैं, ठीक, संयोजन करते हैं। तो देखिए ये जुड़ रहा है तो ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। क्या है, संयोजन अभिक्रिया। जब जुड़ रहा है तो संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए ए ऑप्शन दिया है संयोजन अभिक्रिया। अभी विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, अभी विस्थापन अभिक्रिया हम बता रहे हैं क्या होता है अगले क्वेश्चन में। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, क्या होता है ये आप पढ़े होंगे, वैसे इसमें बताने लगेंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया वगैरह नहीं बताएंगे हम, बस विस्थापन अभिक्रिया इसमें है तो बता देंगे। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, जब कोई पदार्थ टूटता है ना तो उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जैसे H2O है, जल है, पानी है, अब उसको गर्म करते हैं तो किस में टूटता है, गर्म कर देंगे, अगर हीट दे देंगे तो किस में टूटता है, H2 और प्लस O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ये क्या है, वियोजन हो गया। जब आप किसी के साथ बिछड़ते हैं तो आपका क्या होता है, वियोजन होता है। तो ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया। जब ये बिछड़ जा रहे हैं सब तो वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, जब बिछड़ जाते हैं कोई तो वियोजन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया हम आपको क्या नहीं बता रहे हैं कि बहुत लंबा है, समझाने में एक लेक्चर लगभग लगेगा द्विविस्थापन अभिक्रिया को। तो इसमें बताने लगेंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इसमें इसलिए नहीं बता रहे हैं। ठीक, अब देखिए
इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? संयोजन अभिक्रिया है, C और O2 का जुड़ना है ना, तो C और O2 जुड़ रहा है तो जुड़ क्या कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, जुड़ रहा है तो क्या संयोजन अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्या कर रहा है? Zn चूर्ण पर H2SO4 के अभिक्रिया से निकलता है, तो देखिए Zn क्या है? जिंक है, H2SO4 क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सॉरी यहाँ पे क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया जिंक पर कराया जाता है तो कौन सा गैस निकलता है? यही द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, सॉरी विस्थापन अभिक्रिया। देखिए कैसे होता है ये मान लीजिए कि ये है Zn यानी जिंक प्लस क्या है? H2SO4, ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। जब ये जुड़ते हैं सब तो Zn कहता है बाबू तुम हाइड्रोजन यहाँ से जाओ फूटो, तो यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटा देता है और जुड़ जाता है इसके साथ, SO4 के साथ, हाइड्रोजन को बाहर ही फेंक देता है। कैसे? इसको हटा दिया अपने स्थान से। देखिए ये दोनों रिलेशनशिप में है, सब दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं सब। आई जाके बरियार है, इसको करा भग भग तुम कहा यहाँ से आया है, तो हटा के अपने यहाँ पे बैठ जाता है, इससे रिलेशन अपना बना लेता है। तो क्या क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस H2, क्या हो गया? H2 यानी हाइड्रोजन गैस बाहर ही निकल जाएगा, ठीक। तो देखिए क्या हो रहा है? Zn जो है ना इसको भगा दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, तो ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है बाबू? विस्थापन अभिक्रिया, भगा दे रहा है H2 को, तो ये भग जा रहा है, तो ये भग जा रहा है तो इसको बोलते हैं विस्थापन। और जब विस्थापन हो जा रहा है तो ये अभिक्रिया में जब विस्थापन हो रहा है तो विस्थापन अभिक्रिया है। समझ में आ गया? अब देखिए इसमें कौन सा गैस निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस बाहर फेंका जा रहा है, ठीक। तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या? जब जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन यानी H2 गैस निकलता है। समझ में आया? अब देखिए NTP पर द्रव के रूप में पाया जाने वाला अधातु है। अधातु क्या होता है? अधातु वो होता है जो मतलब ये मत समझिए अधातु क्या होता है, बस ये एक लेक्चर लग जाएगा इसको भी समझाने में, छोड़िए इसको, बस समझिए कौन सा अधातु जो होता है रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, मतलब द्रव के रूप में पाया जाता है। कौन सा अधातु जो है द्रव के रूप में रूम टेम्परेचर पे पाया जाता है? एनटीपी का मतलब होता है रूम टेम्परेचर प्रेशर, मतलब देखिए नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और रूम में जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक। तो ये इतना होना चाहिए, ठीक। उसके बाद प्रेशर, तो एटीएम में प्रेशर नापा जाता है, वैसे 1 एटीएम नॉर्मल प्रेशर होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, नॉर्मल तापमान और दाब पे जो द्रव के रूप में पाया जाने वाला अधातु है वो है ब्रोमीन। याद रखिएगा, ब्रोमीन जो है एक ऐसा अधातु है जो सामान्य कमरे के तापमान पे द्रव रूप में पाया जाता है, कोनो ऐसा नहीं है, ठीक। तो ये जो ब्रोमीन है ये क्या है? ये मतलब सामान्य दाब और ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है। प्रोपेन में क्रियात्मक समूह है, तो देखिए प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनोन क्या होता है? प्रोपेनोन में 3 ठे कार्बन रहेगा, देखिए 3 ठे कार्बन, ठीक। और प्रोपेन ओन यहाँ पे क्या रहेगा? वो CO जुड़ा रहेगा, ठीक। तो CO जुड़ा रहेगा तो यहाँ पे आ गया CO, ठीक। अब यहाँ से जुड़ेगा क्या जुड़ेगा? यहाँ पे जुड़ेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे जुड़ेगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री तो आपको पता होगा, ठीक। ये हाइड्रोजन जुड़ गया। यहाँ पे CO जो है ना इसी को बोल रहे हैं ओन, तो देखिए इसका नाम हो गया प्रोपेन और CO को मिला के बोल दे रहे हैं ओन। तो प्रोपेन ओन, जहाँ CO दिखेगा ना वहाँ नाम में लास्ट में क्या रहेगा? ओन रहेगा। तो पहचानने का तरीका क्या है बाबू? ओन लगा रहेगा। जब CO रहेगा तो ओन रहेगा। कैसे कि इसका नाम होता है कीटोन, तो इसका लास्टवा का नामवा क्या करते हैं? हटा के इसमें जोड़ देते हैं, ओन लगा देते हैं, की हटा देते हैं, ओन लगा देते हैं, ठीक। तो ये प्रोपेन है, ये CO जुड़ा है इसलिए ओन। तो प्रोपेन ओन जब CO जुड़ता है तो प्रोपेन ओन, ठीक। तो ये C ऑप्शन सही है। अब देखिए OH जब जुड़ता है तो आल लगता है। क्या लगता है? आल। देखिए अब इसी में अगर प्रोपेन में OH जुड़ गया होता है तो प्रोपेनाल होता, प्रोपेनाल। कैसे? देखिए यहाँ पे OH जुड़ता है तो OH जो होता है आल ऐसे लिखाता है, आल, ठीक।
तो ऐसे ये होता है, ठीक। तो प्रोपेन आल हो जाता अगर यहाँ पे CO की जगह पे यहाँ पे OH जुड़ जाता तो, ठीक। अब देखिए इसमें अगर आपको COOH जुड़ जाता तो इसके नामों के आगे लगा देता कार्बोक्सिलिक या लास्ट में लगा देता ओइक। बस एक कोई लगाएगा, या तो कार्बोक्सिलिक या तो ओइक, बस कार्बोक्सिलिक या तो ओइक, बस यही दो लगा सकता है जब ही जुड़ेगा तो, ठीक। याद रखिएगा। तो इसमें अगर ये COOH जुड़ जाता तो बोलता प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। अगर ये CHO जुड़ जाता तो क्या बोलता अल, यानी प्रोपेनल। देखिए क्या क्या जुड़ जाता, देखिए OH जुड़ेगा तो आल लगाएगा, क्या लगाएगा आल। और COOH जुड़ेगा तो क्या लगाएगा ओइक अम्ल, यानी ओइक अम्ल लगाएगा, जैसे कि प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक। तो प्रोपेनोइक अम्ल, ओइक अम्ल लगा देगा अगर COOH जुड़ गया तो। ये जुड़ गया आल, ये जुड़ गया ओइक अम्ल लगा देगा, CO जुड़ गया ओन लगा देगा, कीटोन इसका नाम है तो इसलिए ओन लगा देगा लास्टवा का। और ये देखिए CHO जुड़ गया तो अल लगाएगा, आल नहीं अल। देखिए अब ई अल ऐसे लिखाता है अल, ठीक। तो देखिए ये प्रोपेनल लिखता, अगर ये जुड़ा होता है तो प्रोपेन आल लिखता, प्रोपेनाल, ठीक। तो ये समझ में आया होगा। इसमें कौन सा जुड़ा है, प्रोपेनोन है, यानी कीटोन समूह जुड़ा है, CO जुड़ा है, ठीक। कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। देखिए संयोजकता क्या होता है, संयोजकता कितने के साथ रिलेशन बना सकता है, कितने व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रह सकता है, उसी को क्या बोलते हैं ये कि ये मतलब इसकी संयोजकता है। जैसे कार्बन कितने रिलेशन बना सकता है, कार्बन देख रहे हैं यहाँ पे कितना रिलेशन बना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। तो मैक्सिमम कार्बन जो होता है ना कितना रिलेशन बना सकता है, 4 रिलेशन बना सकता है। एक कार्बन के साथ बनाया है, एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, तो 4 मैक्सिमम जो होता है रिलेशन कार्बन बना सकता है। उसी को क्या बोलते हैं कि परमाणु की, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी है, 4, यानी कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 गो बॉन्ड बनाया है, इसीलिए इसकी कार्बन की संयोजकता क्या है, 4 है। समझ में आया। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कॉलम A को कॉलम B से मिलाइए तो देखिए यहाँ पे ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसको अच्छे से समझिए। कॉलम A को कॉलम B से मिलाइए। यहाँ पे नाम दे दिया और इसका स्ट्रक्चर लिख दिया है, तो इसी को बस मिलाना है। देखिए दिया है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड जहाँ कहेगा वहाँ पे क्या जुड़ा होगा, CHO जुड़ा होगा। अभी बोले है ना CHO की जगह पे अल लगाएगा या एल्डिहाइड लगाएगा, क्या लगाएगा एल्डिहाइड लगाएगा या अल लगाएगा, क्या लगाएगा अल या एल्डिहाइड, ठीक। तो एल्डिहाइड जो हो गया ये मतलब IUPAC नाम नहीं है, अल जो लगता है ये IUPAC नाम लगता है, IUPAC ये आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक। तो ये एल्डिहाइड जो होता है इसी में लगा होता है, CHO जिसमें लगा है उसको क्या बोलते हैं एल्डिहाइड, तो इसको यहाँ से जोड़ दीजिए, ठीक। अब एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड 3 गो बॉन्ड एक के साथ है उसको आइन लगा के जोड़ते हैं, आइन, ठीक। क्या लगा के जोड़ते हैं, आइन। तो देखिए एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है तभी आइन लगा है, कहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तभी आइन लगा है। जब ट्रिपल बॉन्ड जहां दिख जाएगा वहां लास्ट में आइन लगा देगा, क्या लगा देगा आइन। तो ट्रिपल बॉन्ड जहां दिखेगा आइन, तो ट्रिपल बॉन्ड इसमें दिख रहा है, तो एल्काइन, एल्काइन कहाँ है, आइन, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ठीक। अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल अभी हम बताए हैं बाबू कि है जब COOH लगता है ना तो इसको ओइक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल देता है। तो ओइक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल किस में लगेगा, COOH। देखिए ये COOH है ना, तो ये जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखिए हैलो एल्केन, हैलो कब लगाएगा, हैलो देखिए हैलो कब लगाता है, जब हाइड्रोजन ग्रुप होता है। हाइड्रोजन ग्रुप में क्या आता है, हाइड्रोजन ग्रुप को हम X से दिखाते हैं, इसमें आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, और क्या क्या आता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। मैक्सिमम ये याद रखिएगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मतलब आता है 4 ठे, ठीक। तो ये 4 ठे जब आ जाएगा तब हैलो लगा देगा, क्या लगा देगा हैलो। तो देखिए हैलो क्लोरीन, हैलो एल्केन बोला है, सॉरी हैलो एल्केन बोला है, तो हैलो एल्केन यहाँ पे क्या है, ये Br लगा है। देखिए Br ब्रोमीन, देखिए Br यहाँ पे जब इसमें से कोई चारों में से एक आएगा ना तो हैलो लगा देगा। कौन कौन सा, Cl
एफ या बी, आर या आई, इस चारों में से कोई एक आ जाएगा तो क्या लगा देगा, हेलो। तो यहाँ पे हेलो एल्केन किसका बोल रहा है, सी को बोल रहा है हेलो एल्केन, ठीक। तो ये ऐसे मिलेगा, क्या हो गया, एल्डिहाइड जो होता है उसमें CHO रहता है, CHO, ठीक, CHO एल्डिहाइड, ठीक। एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो एल्काइन होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें COOH रहता है उसको ओइक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। उसके बाद हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन ग्रुप में यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये चारों में से कोई एक रहता है तो उसको बोल देते हैं हैलोजन ग्रुप का है, तो इसको बोलते हैं हैलो एल्केन, ठीक। तो हैलो जहाँ पे लगा देगा वहाँ पे इन चारों में से कोई रहेगा। तो आशा है कि आपको केमिस्ट्री का भी समझ में आएगा। अब चलिए अपने सब्जेक्ट यानी बायोलॉजी पे चलते हैं, ठीक। देखिए बायोलॉजी में क्वेश्चन पहला क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है वह जैव प्रक्रम जिससे हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। तो देखिए हम आपको बताए थे जब बाबू खराब पदार्थ हमारे शरीर से निकलेगा तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे उत्सर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। जो भी खराब पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं ये भी उत्सर्जन है, पसीना निकलता है उत्सर्जन है, वैसे मतलब यूरिया वगैरह निकलता है वो सब क्या है, उत्सर्जन है। तो उत्सर्जन क्या कहलाता है, खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। तो वह जैव प्रक्रम जिससे हानिकारक, हानिकारक का मतलब खराब ही ना होता है, पदार्थों का शरीर से निष्कासन होता है। निष्कासन मतलब निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। पाचन तो नहीं बोलते हैं ना, तो उत्सर्जन बोलते हैं, ठीक। पाचन नहीं बोलते हैं ना, परिसंचरण बोलते हैं, ठीक। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण में कौन एक क्रिया निम्न में से नहीं होती है। तो बाबू प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी क्रिया होती है पहले ही देखो, उसके बाद कौन नहीं होती अपने आप मालूम चल जाएगा। देखिए क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। तो बाबू प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण तो होता ही है पौधों में, तभी ना वो अपना भोजन बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल से। तो कौन करता है, क्लोरोफिल करता है प्रकाश का अवशोषण, ठीक। तो ये होता है, ये होता है, ठीक। तो ये भी गलत है, कैसे कि बोला है कौन नहीं होता है, तो ये होता है पौधों में। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना ये भी होता है, तो ये भी गलत है, कैसे कि प्रकाश संश्लेषण में होता है। CO2 से कार्बोहाइड्रेट का बनना, तो CO2 से कार्बोहाइड्रेट का बनना ये भी होता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेकर के कार्बोहाइड्रेट बनाता है, तो ये होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, बाबू ये कहाँ होता है, श्वसन में होता है। हम आपको बताए थे ग्लूकोज पहले पायरुविक अम्ल में टूटता है, पायरुविक अम्ल से ATP बनता है और एथिनॉल वगैरह बनता है अनाक्षी श्वसन में, ठीक। तो देखिए ये क्या है, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, ये क्या है, श्वसन में होता है, ना कि किसमें होता है, ना कि प्रकाश संश्लेषण में। तो ये ऑप्शन सही है, ये तीनों प्रकाश संश्लेषण में होता है। ये पूछा है प्रकाश संश्लेषण में एक क्रिया निम्न में से नहीं होती है, कौन सी क्रिया है, तो ये तीनों तो होता है, यही बस नहीं होता है, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक। पूछ रहा है प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये हम आपको बताए थे कि प्राकृतिक चयन या वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ये लैमार्कवाद क्या दिए थे, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिए थे। तो ये सॉरी उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था, ठीक। तो ये क्या है, ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था, कौन सा, प्राकृतिक वर्ण या चयन का सिद्धांत, ठीक ठीक। लैमार्कवाद जो है, लैमार्कवाद सिद्धांत जो है ये क्या था, ये जो था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, मतलब जो हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं वो भी वंश में जाता है। जैसे कि हमारा उंगली अगर कट गया तो हमारा बच्चा होगा तो उसका उंगली कटा हुआ होगा, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये लैमार्क जो दिए थे यही दिए थे, कौन सा, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत ये दिए थे, ठीक। और ये उत्परिवर्तनवाद का मतलब कि जो अपने आप चेंज आ जाता है, जैसे कोई मनुष्य है बच्चा पैदा किया, उसका बच्चा कोई और जीव बन गया, ठीक, कोई मतलब राक्षस टाइप में बन गया, तो उसको क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तनवाद, मतलब तुरंत चेंज आ गया, अचानक चेंज आ गया। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। और उपार्जित लक्षणों की वंशागति का लैमार्क ने दिया था। और चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन या वर्ण का सिद्धांत दिया था, ठीक। ग्रेगर जॉन मेंडल तो आप जानते ही हैं क्या दिए थे, वंशागति का सिद्धांत दिए थे, ठीक। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पे किया, मेंडल अपने प्रयोग किस पे किए थे,
के सब जानते हैं मटर पे किए थे, मटर पे मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। निम्न में से किसके पुष्प एक लिंगी होते हैं? तो हम बाबू ये चिल्ला चिल्ला के आपको बताए हैं कि पुष्प जो होता है पपीता का एक लिंगी होता है। तो पुष्प पपीता का पुष्प जो होता है एक लिंगी होता है, मटर का पुष्प द्विलिंगी होता है, ये भी गलत है। गुड़हल का भी द्विलिंगी होता है, सरसों का भी द्विलिंगी होता है, ठीक। तो देखिए पपीता का पुष्प जो होता है एक लिंगी पुष्प होता है। निम्न में से किसका पुष्प एक लिंगी? पपीते का, याद रखिएगा, जरूर आएगा ही। अब देखिए कॉपर टी मादा जनन तंत्र के किस भाग में स्थापित किया जाता है? तो हम आपको बताए थे कॉपर टी जो होता है गर्भाशय में लगाया जाता है, गर्भाशय में इसे ब्लॉक कर दिया जाता है और कॉपर टी लग जाता है। तो कहाँ लगता है बाबू? गर्भाशय में लगता है कॉपर टी, गर्भाशय में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। किण्वन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए किण्वन क्या होता है? एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया अनाक्षी श्वसन के द्वारा, वही किण्वन होता है। ईस्ट से जब एथेनॉल बनवाया जाता है, शराब बनवाया जाता है, तो उसी को किण्वन बोलते हैं। देखिए तो किण्वन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। तो देखिए यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति में होता है, सही है। कैसे कि अनुपस्थिति में ही होता है, ऑक्सीजन नहीं दिया जाता है किण्वन में। सामान्यतः यह ईस्ट में होता है, तो ये भी सही है कि ईस्ट में होता है। इसमें पायरुविक अम्ल CO2 एथेनॉल में परिवर्तन होता है। इसमें पायरुविक अम्ल CO2 और एथेनॉल में परिवर्तित होता है। मतलब कि पायरुविक अम्ल जो है इससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एथेनॉल बनता है, शराब बनता है। तो ये भी सही है, लेकिन यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यह गलत है। कैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये श्वसन कभी नहीं होता है जिससे कि शराब बने, अल्कोहल बने, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया में यह श्वसन नहीं होता है, यही ऑप्शन सही है और सब ऑप्शन गलत है। कैसे कि सब किण्वन में होता है, यही एक जो है किण्वन में नहीं होता है। पूछा क्या है? किण्वन में, किण्वन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हई सब तो सत्य है, लेकिन हई सत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये क्या है? सत्य है, कि मतलब सही है डी ऑप्शन, ठीक। या माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है लिखा है, ठीक। तो ये ऑप्शन सही है। आशा है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो लॉन्ग आंसर है वो सब करेंगे, फिजिक्स का भी करेंगे, केमिस्ट्री का भी करेंगे, बायोलॉजी का भी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।